यूपी के उत्तर प्रदेश में संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला बहुत ही शॉर्ट में समझिए। एक पक्ष इस बात का दावा करता है कि मंदिर पहले नीचे था, मस्जिद के इस जगह पर मंदिर होना चाहिए। उस पक्ष के दावा करते ही सर्वे का आदेश होता है। ये बात अदालत की बेंच पे पहुंचती है। अदालत बिल्कुल फ्री बैठी थी, जज साहब बिल्कुल फ्री बैठे थे। सर्वे का आदेश हो जाता है। ये सर्वे एक बार तब होता है जब चुनाव चल रहे होते हैं, उसी दरमियान एक दिन ये सर्वे, इससे पहले 3-4 दिन पहले हो चुका रहता है। लेकिन एक सर्वे जो है चुनाव के बाद होता है, यानी कि आज होता है 24 नवंबर को सुबह सुबह एक सर्वे कराया जाता है जिसकी जानकारी किसी को नहीं रहती है। वहां पर सर्वे की टीम पहुंचती है, ढेर सारी पुलिस प्रशासन और बल पहुंचता है। दोनों पक्ष इकट्ठा होते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, क्योंकि मामला ही धार्मिक इस तरह का मामला बीच में रख दिया जाता है कि दो पक्ष इकट्ठा होंगे तो कुछ ना कुछ होगा। ये बात राजनीति करने वालों को पता थी, लेकिन प्रशासन जो है एक तरफा कार्रवाई करती है जिसमें भारी हिंसा, भारी भीड़ जो है उमड़कर सामने आती है। लड़ाई होता है, दंगे होते हैं, आगजनी होती है, शहर जल जाता है, खाक हो जाता है। और इस खाक में 3 मुस्लिम लड़के जो हैं खाक में मिल जाते हैं। उन्हें गोली लग जाती है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और गोली लगते ही उनकी मौत हो जाती है। दंगा वैसे का वैसे ही चालू रहता है, लड़ाई वैसे की वैसे ही चालू रहती है। और मस्जिद का सर्वे जो है कराने के लिए वकील साहब जिन्होंने ये दावा ठोका है अदालत में, वो पूरे कैमरे और टीम के साथ हीरो बनकर फोन पर बात करते हुए मस्जिद में जाते नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संभल का जो ये शॉर्ट मामला है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव यानी कि कल जो चुनाव हुआ था उसके दूसरे दिन का ये सर्वे इस बात के लिए हुआ है, आपको जानना चाहिए कि ताकि जो बेईमानी से वोटिंग हुई है, बेईमानी से जीत हुई है, बेईमानी के स्तर पर से गिरकर जिस जीत को हासिल करा गया है उस बारे में कोई बात ना करे। आप सुन रहे हैं यूपी टाइम्स 24 से एमटी सिद्दीकी को। बात करेंगे संभल हिंसा की। उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण जिसे कहते हैं, और बहुत ही चिंताजनक, एक बहुत बड़ी फिक्र का मामला है। क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी जगह बैठकर पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे खास तौर से, एक ऐसी रंजिश और एक ऐसी दुश्मनी की आग में झोंकते चले जा रहे हैं जहां उनकी राजनीति करने की साजिश पूरी तरह से कामयाब होती नजर आ रही है। इस साजिश में, इस हिंसा में सिर्फ बेकसूर दोनों पक्षों की बात करेंगे। जो लोग मस्जिद के पक्ष में खड़े हुए थे, जो लोग मंदिर के पक्ष में खड़े हुए हैं, वो दोनों बेकसूर लोग हैं। आम लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होती है कि जहां मंदिर पहले यहाँ थी कि नहीं थी, यहाँ मस्जिद था कि नहीं था। जो कुछ अभी मौजूद है, आम लोग उसी की पूजा करते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसी में नमाज पढ़ते हैं, उसी में इबादत करके खुश रहते हैं और एक दूसरे के साथ सौहार्द बनाए रहते हैं। लेकिन ये राजनीति का जो मामला है, ये आपसी सौहार्द बिगाड़ कर ही आगे के लिए जो है वोट मांगने को, लोगों के दिमाग में धर्म को भरने के लिए जो है तैयारी अपनी करता रहता है। इस पूरे संभल के मामले में क्या क्रोनोलॉजी रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसकी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जो कि आपको हम बताएंगे। यहाँ सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये वकील साहब हैं, बहुत ही टीम और सर्वे के साथ पहुंचे हैं मस्जिद में सर्वे कराने। इनके बारे में पहले बात करते हैं, आप सुनिए और देखिए। एक सिखाया पढ़ाया संघी वकील जो कि आदत से मजबूर है, संभल की जामा मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में मंदिर के दावे के साथ याचिका दाखिल करता है। जिला कोर्ट के जज साहब 22 नवंबर को याचिका के दाखिल होते ही दोपहर में सुनवाई करते ही तत्काल सर्वे का आदेश पारित कर देते हैं। याचिकाकर्ता विष्णु जैन यूपी सरकार के आधिकारिक काउंसिल होने के बावजूद इस मामले में भी पार्टी बने हुए हैं, यानी कि जिन्होंने इस चीज को दाखिल कराया है वो सर्वे का हिस्सा बने हुए हैं। जज साहब की कृपा देखिए, उसी दिन सर्वे के आदेश जो है पास हो जाते हैं। विष्णु जैन को सर्वे टीम का हिस्सा बना दिया जाता है और रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दे दिया जाता है। यूपी के उपचुनाव से एक रात पहले शुक्रवार की रात में 2 घंटे तक प्रशासन की भारी तैनाती के साथ जामा मस्जिद का सर्वे किया जाता है। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आते ही अगले दिन 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के नाम पर टीम पहुंचती है। याचिकाकर्ता और सर्वे टीम का हिस्सा विष्णु जैन एक भीड़ की अगुवाई करते हुए जय श्री राम के नारे को लगाते हुए जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए अंदर घुसते नजर आते हैं। स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। इसके बाद पथराव की भी खबर आती है।
बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह विवाद, कुतुब मीनार, ताजमहल आदि मामलों में भी हिंदू पक्ष बन अपने पिता हरिशंकर जैन के साथ केस लड़ने वाला विष्णु जैन भारी पुलिस की मौजूदगी में सर्वे करने के बाद रिपोर्ट 29 तारीख को कोर्ट में सबमिट करने का दावा करता है। अब आप एक सीधा और सिंपल सा एक फंडा समझिए कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में अचानक से रातों रात सर्वे का आदेश और यूपी सरकार के सरकारी वकील विष्णु जैन का याचिकाकर्ता बनने के साथ सर्वे टीम का हिस्सा होना अपने आप में पूरे विवाद को षड्यंत्र साबित करने के लिए काफी है। यानी कि इन्होंने इस याचिका को जो करा है, इससे पहले के भी और मामले में ये याचिकाकर्ता के तौर पर दिखे हैं और अब सर्वे का टीम का हिस्सा बनकर वहां पहुंचना और अपने सामने सब कुछ करवाना, आखिर ये किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, किस तरह से देश में लोगों के जो एक आपसी सौहार्द थे और प्रेम थे उसको जो है बिल्कुल भंड किया जा रहा है, बिल्कुल उसको आगजनी करवा के आग में जला के राख कर दिया जा रहा है। संभल में जो कुछ भी हो रहा है ये तो एक बहुत ही दुखद घटना है ही, लेकिन ऐसी घटनाओं में, ऐसी हिंसाओं में युवकों की जान जाना ये कहाँ तक ठीक है। अभी इससे पहले बहराइच में एक हिंसा हुई थी दुर्गा पूजा के टाइम पर, उसमें एक राम गोपाल नाम के एक लड़के ने जो है अपनी जान गंवा दिया था। वो हिंदू समुदाय का था, उसके भी खिलाफ बहुत बहुत बोला, बहुत लिखा, लेकिन उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। और अब ये जो संभल में ये मामला हुआ है, इसमें 3 नौजवान युवकों की जान गई है, जिसमें से एक का नाम नदीम है, एक का नाम शाहिद है, एक का नाम बिलाल नोमान है। इस तरह के ये 3 लड़के, देखिए स्क्रीन पर इन तीनों की तस्वीरें हम आपको बारी बारी दिखा रहे हैं। ये 3 लड़के जो हैं ये संभल के अभी आज के दिन के जो प्रशासन ने एक तरफा एक्शन लिया है और साथ में पत्थरबाजी हुई है, उसमें ये 3 लड़के युवक जो है मारे गए हैं। गोलियां चली हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से और उसमें 3 की जान गंवाई गई है। इतनी हिंसा, इतनी आगजनी, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या अदालत और सरकार जो जिस भूमिका को निभा रही है, क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? ये देश आखिर किन चीज़ों से कंट्रोल होता है? जो लोग राजनीति करके सत्ता में बैठे हैं और जो अदालत में जज बैठे हैं, क्या जज साहब को याचिका में जो कुछ लिख कर भेजा गया था कि मंदिर है कि मस्जिद है, उस पर फौरन पढ़ते ही उसी दिन सर्वे का आदेश देना चाहिए था? ये आपका जानना बेइंतहा ज़रूरी है कि इस पूरे हिंसा में सरकार का और अदालत का क्या रोल है, क्या इन पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले बात करेंगे कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश दिया गया है। ऐसे मामलों में सरकार और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पहला सवाल ये है कि क्या सर्वे के आदेश कानूनी रूप से उचित हुए थे? क्या किसी के पास ठोस सबूत था कि वहां पर धार्मिक तरीके से पहले मंदिर था? जब तक ठोस ऐतिहासिक प्रमाण ना हो, धार्मिक स्थलों पर सर्वे का आदेश देना न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग माना जा सकता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं? अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे विवाद चुनावी लाभ के लिए उकसाए जाते हैं। पहले चुनाव के टाइम पे पहला सर्वे करवाया गया और फिर ये दूसरा सर्वे चुनाव के दूसरे दिन कराया जाना, ये कहाँ तक राजनीति को जो है धर्म से जोड़ता नजर आ रहा है कि धर्म जो के ही बल पर क्या राजनीति हो रही है, ये बात लोगों को साफ नजर आ रही है। क्या प्रशासन की कार्रवाई संतुलित थी? पुलिस बल ने जो अपनी शक्ति का प्रयोग किया है उस पर क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या यह बल वास्तव में ज़रूरी था या इतनी बड़ी सेना का वहां जाना ज़रूरी था, या फिर यह समुदाय विशेष को डराने की रणनीति थी? सांप्रदायिक विभाजन की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? ऐसी घटनाएं हमारे देश में एक खास पैटर्न को दर्शाती हैं। वो पैटर्न क्या है कि धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद पैदा कर दिया जाए, किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर उसके मन में असुरक्षा का भाव भर दिया जाए, बुलडोजर, गोली और कड़े बल का इस्तेमाल कर डर का माहौल बना दिया जाए, बहुसंख्यक समुदाय को यह विश्वास दिला दिया जाए कि उनकी संस्कृति बहुत खतरे में है और वो जो है बहुत ज़्यादा
खतरे में आ चुके हैं। यह सोचना ज़रूरी है कि ऐसी साजिशें केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं है, ये हमारे समाज की नींव को अंदर से कमज़ोर और खोखला कर रही हैं। समाज पर ऐसी बातों का क्या असर होता है, आपको ये भी बता देते हैं कि जब सांप्रदायिक तनाव होता है तो ऐसी घटनाएं समाज में डर, असुरक्षा और विभाजन को पूरी तरह से बढ़ावा दे देती हैं और चारों तरफ हिंसा फैल जाती है। भाईचारा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और उसकी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ दिया जाता है, इसे नुकसान पहुंचा दिया जाता है और भविष्य के लिए घातक बना दिया जाता है। युवाओं का भविष्य पूरी तरह से खतरे में आ जाता है। जिन 2 युवाओं की जान गई है, उनका परिवार और उनके सपने बर्बाद हो गए हैं। ऐसी घटनाओं में केवल एक समुदाय ने बल्कि पूरी युवा पीढ़ी का नुकसान होता है, जिसमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन सा पक्ष हिंदू का है, कौन सा पक्ष मुसलमान का है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में रहने वाला सिर्फ हिंदू पक्ष की बात नहीं कर सकता, सिर्फ मुसलमान पक्ष की बात नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इस देश की 2 आंखें हैं जिनमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता। इसके समाधान की तरफ अगर इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, ये आज आपका जान लेना जरूरी है कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी है अदालत को ऐसे विवादित आदेश देने से पहले व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। प्रशासन की जवाबदेही ये है कि पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से काम करना चाहिए। सामाजिक जागरूकता इसमें यह है कि आम लोगों को ऐसी साजिशों को पहचान कर शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और राजनीतिक दलों की भूमिका यह है कि नेताओं को सस्ती और घटिया राजनीति को छोड़कर देश के वास्तविक मुद्दों पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। धर्म के नाम पर हिंसा का समर्थन कभी भी मत करिए, क्योंकि अगर आपको न्याय चाहिए तो समानता और लोगों के दिलों में प्राथमिकता को बनाए रखने का ख्याल करिए। जब आम लोग एक दूसरे के दिल का, एक दूसरे की जज्बातों का ख्याल करेंगे तो ये पुलिस प्रशासन, ये राजनीति करने वाले, ये सर्वे करने वाले और इस तरह के वकील जो बेवजह की याचिकाएं अदालतों में दायर करते हैं, ऐसे लोगों को जो है एक अच्छा और एक सबक वाला जवाब मिलेगा कि देश में ये चाह कर भी नफरत नहीं फैला सकते। कहा है किसी ने कि बटोगे तो कटोगे। आप इस नारे को दूसरी तरह से लीजिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना कभी देश में बटेंगे और ना ही कभी कटेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।